नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं आज विसर्ग संधि की। व्यंजन संधि अपनी पूरी होगी, आज हम विसर्ग संधि की बात करेंगे। विसर्ग संधि की क्या परिभाषा है, उसके कितने भेद हैं और क्या उनके उदाहरण है, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या है विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा है यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति तदा सह विसर्ग संधि कथ्यते। सीधी सी बात है, यदा विसर्गस्य स्थाने यानी जब विसर्ग के स्थान पर कुछ भी परिवर्तन होता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। यानी पहले शब्द के अंत में जो विसर्ग आता है, उस विसर्ग के बाद आगे स्वर या व्यंजन कोई सा भी वर्ण हो और उस विसर्ग के स्थान पर अगर कोई परिवर्तन होता है तो वह विसर्ग संधि है। जैसे प्रथम पद विसर्ग के पश्चात यानी पहला जो शब्द है उसके बाद में अगर विसर्ग हो और उसके पश्चात यानी बाद में कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण हो तथा विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन हो तो वह विसर्ग संधि कहलाती है या वह विसर्ग संधि होती है। इसके भेदों की बात करें तो देखिए भेद। विसर्ग संधेय प्रमुक्त चतुर्विधाना संधि। विसर्ग संधि के प्रमुख 4 भेद हैं या 4 भेद होते हैं प्रमुख तौर पर। वे कौन कौन से हैं? पहला है सत्व संधि, दूसरा ऋत्व संधि, तीसरा ओत्व संधि और चौथा है विसर्ग लोप संधि। अब हम इसका विसर्ग संधि का पहला भाग यानी सत्व संधि पढ़ेंगे। क्या है सत्व संधि? देखिए, सत्व का मतलब ही विद्यार्थियों नाम से ही पहचान या परिभाषा हो जाती है। सत्व का मतलब है कि विसर्ग के स्थान पर स वर्ण का आना। कौन सा स आना? यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा आता है उसके अनुसार विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे तो इसका सूत्र है विद्यार्थियों विसर्जनीय से स। विसर्जनीय से स, तो इसमें ये जो विसर्जनीय शब्द लिखा हुआ है, इस विसर्जनीय शब्द का मतलब होता है विसर्ग। तो विसर्जनीय से यानी विसर्ग का स यानी स, अर्थात विसर्ग का स बनता है। कब बनता है, किस परिस्थिति में बनता है? तो इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या क्या कहती है? विसर्ग से स्थाने सकारादेश स्यात् खरि परे। यानी विसर्ग के स्थान पर स का आदेश होता है। कब होता है? कि अगर बाद में खर प्रत्यार का कोई वर्ण होता है। विद्यार्थियों, ये जो खरी दिया हुआ है, इस खरी का मतलब है खर प्रत्यार। खर प्रत्यार का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, श और स वर्ण, ये होते हैं खर प्रत्यार में। तो यानी विसर्ग से स्थाने, विसर्ग के स्थान पर सकारादेश स्यात्, स का आदेश होता है खरी परे यानी खर प्रत्यार बाद में रहने पर। खरी, खरी का मतलब है पहला, दूसरा वर्ण। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण श और स, यह है खर प्रत्यार में आने वाले वर्ण। तो इस खरी का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श और स। तो अब हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है, किस तरीके से वो देखिए विद्यार्थियों। यदि विसर्ग के पश्चात किसी वर्ग का पहला या दूसरा या श स वर्णों में से, ये वर्णों लिखा हुआ विद्यार्थियों, वर्णों में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का च श यानी पहला दूसरा वर्ण है च वर्ग का पहला वर्ण च और च वर्ग का दूसरा वर्ण छ, तो विसर्ग का च छ आने पर श, ट ठ आने पर श मूर्धन्य तथा त थ आने पर स दंत्य होता है। यानी अगर पहला जो शब्द है उसके बाद में विसर्ग आया हुआ है और उसके बाद यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर च या छ, इन दोनों में से कोई एक भी वर्ण है तो विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा, यानी ये वाला स हो जाएगा। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर ट या ठ है तो विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर स यानी मूर्धन्य स हो जाएगा, तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर त या त है तो विसर्ग के स्थान पर स, कौन सा स? दंत्य स हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देखिए। तो विद्यार्थियों देखिए इसके उदाहरण, क्या उदाहरण है और कैसे बने। देखिए सत्व संधि के उदाहरणों की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए विष्णु धन त्राता, पदांत क्या है? विसर्ग, यानी पहले शब्द के बाद में क्या आया? विसर्ग, और इसके बाद में त्राता यानी त वर्ण आया है। तो विद्यार्थी जब विसर्ग के बाद में त
तो यानी विसर्ग प्लस त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा स। कौन सा स? दंत्य स। इसको दंत्य स बोला जाता है, इसको मूर्धन्य स बोला जाता है और इसको तालव्य स बोला जाता है। तो विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा स हो जाएगा। तो विष्णु दंत्राता क्या बन जाएगा विष्णु स्त्राता। राम दं च, पदांत विसर्ग के बाद में क्या आया है च, तो विसर्ग के बाद में अगर च या छ आए तो विसर्ग का श यानी तालव्य स हो जाता है। तो क्या बन जाएगा राम छ। धनु दंत अंकार, धनु पदांत विसर्ग के बाद में आगे क्या आया है ट, तो विद्यार्थियों विसर्ग के बाद में ट या ठ आए तो विसर्ग का क्या बन जाएगा श, मूर्धन्य श बन जाएगा। तो धनु दंत अंकार क्या बन जाएगा धनुष्टंकार। निहि दंत छल, तो विसर्ग निहि पदांत विसर्ग के बाद में छ आया है तो विद्यार्थियों विसर्ग के बाद में अगर छ आए तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा तालव्य छ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा निछल। जन्मभूमि ही दं च, पदांत विसर्ग के बाद में च आया है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों तालव्य स, तो बन जाएगा जन्मभूमि छ। नार्य दंतु, विसर्ग के बाद में त आया है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा स, दंते स, तो बन जाएगा नार्यस्तु। नमः दंते, विसर्ग के बाद में त तो विसर्ग का क्या बन जाएगा विद्यार्थियों स, तो क्या हो जाएगा नमस्ते। पुनः दं छ, पदांत विसर्ग के बाद में च आया है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा तालव्य श और बन जाएगा पुनः छ। कह दंचित, क्या बन जाएगा कच्चित। अरिहि दंत त्रायते, विद्यार्थियों पदांत विसर्ग के बाद में क्या आया है त्र यानी त वर्ण आया है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा स। कौन सा स? दंते स, तो क्या बन जाएगा हरिस्त्रायते। तो विद्यार्थियों मूल रूप से आपको ये तीन बातों का ध्यान रखना है। ये जो तीन बातें दी हुई इधर, ये तीन तरीके के इसके नियम है, इनको ध्यान रखना है कि अगर पहले शब्द के बाद में विसर्ग है और इस विसर्ग के बाद में च या छ आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा तालव्य स हो जाएगा। और अगर विसर्ग के बाद में ट या ठ आया है तो विद्यार्थियों इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा मूर्धन्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो तीसरा इसमें नियम है कि अगर पदांत विसर्ग के बाद में त या थ आया है तो विद्यार्थियों इसके स्थान पे क्या बन जाएगा स बन जाएगा। कौन सा स? दंत्य स। इनके अलावा अगर क या ख आता है तो भी विद्यार्थियों ध्यान रखना स बनेगा। और कभी ऐसा भी होता है कि अगर वाकई में इसका मूल नियम ये होता है कि अगर विसर्ग के बाद में क या ख आता है तो विद्यार्थियों वे जीवमूल्य वर्ण कहलाते हैं और वहाँ पर यथावत रहता, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो सिर्फ ये होगा कि इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा पहला और दूसरा वर्ण प और फ रह गया। तो अगर पदांत विसर्ग के बाद में प या फ भी आ जाता है तो भी विद्यार्थियों उसका उपधमानीय हो जाता है। यानी हमने उपधमानीय जैसे ये क ये ख ये जीवमूल्य है और ये प ये फ ये उपधमानीय है। तो विद्यार्थियों अगर यानी विसर्ग के बाद में प या फ आता है तो उसका उपधमानीय बन जाएगा और यथावत जैसा विसर्ग है उस विसर्ग का लोप हो जाएगा और बाकी शब्द जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन कुछ एक दो ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें क या ख आने पर विसर्ग का क्या बन जाता है स बन जाता है। जैसे नमः दनकार क्या बन जाएगा नमस्कार। तो विद्यार्थियों ऐसे एक दो ही चार उदाहरण हैं जिसमें ही ऐसा ये नियम लगता है, बाकी जगह कहीं नहीं लगेगा, ये वाला नियम लगेगा। तो इस तरीके से अपनी यह सत्व संधि पूरी हो गई। हम आगे बात करेंगे ऋत्व संधि की। तो देखिए विद्यार्थियों बात कर रहे हैं हम ऋत्व संधि की। देखिए क्या है ऋत्व संधि का परिभाषा सूत्र और उसकी परिभाषा और उनके उदाहरण। तो देखिए ऋत्व संधि जिसका परिभाषा सूत्र है सस जुसो रु। विद्यार्थियों क्या है सस जुसो रूह। इसकी व्याख्या क्या है पदांतस्य सस्य सजुस शब्दस्य च रूह स्यात्। यानी सीधी सी बात है कि अगर पदांत विसर्ग गया ये जो सस्य और सजुस, सस्य और सजुस का मतलब है सवर्ण। जैसे इससे पूर्व हमने जो सत्व संधि पढ़ी है उसमें विसर्ग के स्थान पर जो स बना है उसी स का क्या बनेगा रू बनेगा। यानी वो जो स है वो किसके स्थान पे आया है विसर्ग के स्थान पे आया है। तो विसर्ग कहे या स कहे
उस स का क्या बनता है? रूप। कैसे बनता है? तो पदांत से यानी पद के अंत में सस्य और सजुष, सस्य और सजुष का मतलब है कि सवर्ण या विसर्ग हो, यानी पदांत के बाद अगर विसर्ग या सवर्ण हो तो उसका क्या हो जाता है? रू हो जाता है। और रू किस में बदल जाता है वो आगे देखिए। यदि विसर्ग के पूर्व अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, क्या होना चाहिए कि जब हम संधि कर रहे हैं तो जो पहला पद जिसके अंत में विसर्ग है, उस विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ या आ से भिन्न कोई स्वर, यानी अ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर वर्ण आया हुआ है। और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद का मतलब है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी विसर्ग के बाद अर्थात दूसरे शब्द का पहला वर्ण। विसर्ग से पहले क्या होगा? अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर, और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। 3, 4, 5 का मतलब है किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, 4 का मतलब किसी वर्ग का चौथा वर्ण, और 5 का मतलब है किसी वर्ग का पांचवा वर्ण। या य, व, र, ल और ह, इनमें से अगर कोई वर्ण आया हुआ है कहाँ पर? दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में, तो विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पे रू हो जाएगा, यानी जो विसर्ग या जो स है उसके स्थान पे रू हो जाएगा, परंतु रू के ऊ का लोप हो जाएगा। एक सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक, उससे क्या होता है कि कोई स्वर वर्ण उसका लोप हो जाता है। तो इस रू में जो ऊ है, इस ऊ का क्या हो जाएगा? लोप। तो रू में से ऊ को हटा देंगे तो क्या शेष रहेगा? र। अर्थात सीधी सी बात है विद्यार्थियों कि विसर्ग का क्या बन जाएगा? र बन जाएगा, अर्थात विसर्ग का र हो जाता है। तो विद्यार्थियों इधर देख लीजिए, सीधी सी बात है कि अगर पदांत क्या है? विसर्ग है, लेकिन इस विसर्ग से पूर्व कोई स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर वर्ण होना चाहिए। कैसा स्वर? अ या आ के अलावा, यानी यहाँ पर ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग से पूर्व भी कोई स्वर वर्ण होना चाहिए, और इसके बाद में क्या होना चाहिए? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल या ह, इनमें से अगर कोई वर्ण है तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर सीधा र हो जाएगा। यानी पदांत विसर्ग है, लेकिन इस विसर्ग से पहले भी जस्ट क्या होना चाहिए? कोई स्वर वर्ण होना चाहिए, और इसके बाद यानी दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण, और या फिर य, व, र, ल और ह, इनमें से अगर कोई वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। और इस तरीके से अपनी ये उदाहरण जो बने वो कैसे बने उनको देखिए। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे गुरोह धन भाषणम, तो पदांत क्या है विद्यार्थियों? गुरोह विसर्ग है, और इस विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व क्या है? ओ यानी अ या आ से भिन्न स्वर होना चाहिए। ऊपर हमने क्या लगाया कि विसर्ग से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई स्वर, तो विसर्ग से पहले क्या आया है? ओ आया है, और विसर्ग के बाद में क्या आया है? भ, यानी किसी वर्ग का कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। तो विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। तो क्या बन जाएगा? गुरोर भाषणम। तो गुरोधन भाषणम क्या हो जाएगा? गुरोर भाषणम। ध्यान रखना कि जो विसर्ग के स्थान पर र आएगा वो हलंत यानी आधा आएगा। अगर विसर्ग के स्थान पर जो भी वर्ण आता है विद्यार्थियों सदा ध्यान रखना वो हलंत वर्ण आएगा। विसर्ग के स्थान पर अगर स आ रहा है तो वो भी हलंत होगा, और विसर्ग के स्थान पर अगर र आ रहा है तो वो भी हलंत होगा यानी आधा होगा। दूसरा है विष्णोह धन माया। विष्णोह पदांत क्या है? विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग से पूर्व क्या है? सॉरी ओ है, और ओ के बाद यानी विसर्ग के बाद क्या है? म, किसी वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? र। तो विष्णोह धन माया क्या बन जाएगा? विष्णोर माया। नि धन जन पदांत क्या है? विसर्ग, और विसर्ग से पूर्व क्या है? नि यानी ई, अ या आ से भिन्न स्वर है, और इसके बाद में ज यानी किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र। तो नि धन जन क्या बन जाएगा? निर्जन। अगला है हरे धन दर्शनम। तो पदांत विसर्ग से पूर्व क्या है? हरे ए है,
यानी ए स्वर आया है और इसके बाद में द किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों र। तो हरे धन दर्शनम क्या बन जाएगा हरेर दर्शनम। इसी तरह हरि ही धन अयम, तो पदांत क्या है विसर्ग और विसर्ग से पूर्व हरि यानी ई और इसके बाद में क्या आया है अ यानी कोई स्वर वर्ण। तो हमें क्या चाहिए दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में या तो कोई स्वर वर्ण हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यह वर्ण ह में से कोई वर्ण है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा र। तो हरि हरि ही बाद में विसर्ग और आगे अ आया तो विसर्ग का क्या बन जाएगा र। तो हरि धन अयम क्या बन जाएगा हरि रयम। यहाँ पर र पूरा क्यों है, आधा र आया है लेकिन आधे र के बाद में आगे अ है तो आधे र के साथ में अगर अ जोड़ रहे हैं तो र कैसा बन जाएगा पूरा। तो हरि धन अयम क्या बन जाएगा हरि रयम। मुनि ही धन एव, तो पदांत विसर्ग और विसर्ग से पूर्व ई है और आगे भी क्या आया है स्वर, ई स्वर है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा र। तो क्या बन जाएगा मुनि रिव। यहाँ विसर्ग का क्या बना है र बना है और र के आगे ई जोड़ा है तो क्या बन जाएगा री, तो मुनि रिव बन जाएगा। पितुहु धन ईचा क्या बन जाएगा पितु ऋचा, विसर्ग का र और ई जोड़ने पर बन गया री। मातुहु धन आ गया, विसर्ग का क्या बनेगा र और र के साथ में आ जोड़ेंगे क्या बन जाएगा रा, तो क्या बन जाएगा मातु राग्या। तो इस तरीके से बनी है रुत्व संधि भी पूरी हो गई। अब तो विद्यार्थियों बात कर रहे हैं हम उत्व संधि की। उत्व संधि यानी विसर्ग का उ बनता है लेकिन वह उ किस में बदल जाता है और उसका क्या बनता है, क्या उसका परिभाषा सूत्र है। तो देखिए तो इसका परिभाषा सूत्र है अतो रोर प्लुताद अपलुति। विद्यार्थियों उत्व संधि के दो सूत्र हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पहला सूत्र है, दूसरा बाद में पढ़ेंगे। पहला सूत्र क्या है अतो रोर प्लुताद अपलुति। इसकी व्याख्या क्या है अपलुतादतः परस्य रो उहुष्यात् अपलुते अपि। अपलुते का मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ है अपलुतादत परस्य है रो उष्यात, रोह का मतलब है विसर्ग, यानी पहले शब्द के बाद में विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले अपलुत, अपलुत का मतलब अवर्ण आया हुआ यानी अस्वर है। कहने का मतलब पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले अ यानी हरिस्व अ है और उसके बाद में भी अगर हरिस्व अ है तो विसर्ग का उ हो जाएगा और वो उ किस में परिवर्तन होगा उसकी हिंदी में परिभाषा देखिए तब समझ में आएगा। यानी जब विसर्ग के पहले हरिस्व अ हो तथा विसर्ग के बाद में भी हरिस्व अ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, जो आगे अ होने के कारण आद गुण सूत्र से ओ बन जाता है तथा आगे आने वाला हरिस्व अ, आगे आने वाले हरिस्व अ का मतलब है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो अ है उस अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। यानी विद्यार्थियों आप इधर देखिए इस बॉक्स में क्या है कि अगर पहले शब्द के अंत में विसर्ग है, क्या है विसर्ग, लेकिन ध्यान ये देना है कि इस विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। विसर्ग से पूर्व में जो वर्ण है उसके साथ में अ स्वर जुड़ा हुआ होना चाहिए और इस विसर्ग के बाद में भी यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी अगर अ है, क्या है यानी पदांत विसर्ग से पूर्व अ है और विसर्ग के बाद में भी अ यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी अ है तो विद्यार्थियों इस विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा ओ बनेगा। क्या बनेगा ओ, यानी बनेगा तो ऊ, क्या बनेगा ऊ बनेगा, लेकिन आगे अ है, क्या है अ, तो विसर्ग के बाद में जो अ आया हुआ है तो उस यानी ये ऊ प्लस अ बराबर ओ बन जाएगा। ये ओ कैसे बना है, विसर्ग का क्या बनेगा पहले, इस विसर्ग का बनेगा ऊ, विसर्ग का क्या बनेगा ऊ, लेकिन इस विसर्ग के बाद में ऊ बना है और ये ऊ अपने आगे जो अ है इसके साथ में जुड़ करके ओ बन जाएगा। यानी हमने स्वर संधि की एक संधि पढ़ी थी गुण संधि, अगर आपको याद हो तो गुण संधि में क्या होता है कि पदांत अ
या आ के बाद में अगर ऊ आता है तो उसका ओ बन जाता है। तो यहाँ पर भी विसर्ग का ऊ बना है, और ऊ के बाद में भी अगर अ आता है तो भी ओ बनेगा, और अगर इससे पहले भी अ है तो भी ओ बनेगा। तो क्या हो जाएगा कि विसर्ग का ऊ बनेगा, आगे अ होने के कारण ओ में बदल जाएगा, और इसके बाद में यह जो अ है, इस अ का विद्यार्थियों क्या बन जाएगा? अवग्रह बन जाएगा। इस अ का क्या बन जाएगा? अवग्रह। जैसे इसके उदाहरण देखिए, सेवहदन अर्षि, तो पदांत विसर्ग, और विसर्ग से पूर्व क्या है? सेव, व में पदांत, व में ध्वनि किस क्या रही है? व, अ। तो विसर्ग से पूर्व क्या है? अ, और विसर्ग के बाद में भी क्या है? अ। तो हमें क्या चाहिए कि विसर्ग से पूर्व भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो। विसर्ग से पहले भी अ और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो क्या हो जाएगा कि इस विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा, और आगे अ के साथ जोड़ करके किस में बदल जाएगा? ओ में। तो शिवहदन अर्ची क्या बन जाएगा? शिवो अर्ची। क्या बन जाएगा? शिवो अर्ची। लेकिन इसमें दूसरा नियम यह है कि जब हमने, अगर आपको पूर्व में याद हो, तो 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी से मैं बात कर रहा हूँ कि जब हमने एक पूर्व रूप संधि पढ़ी थी, कौन सी? पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में क्या होता है कि अगर पहले शब्द के अंत में ए या ओ है, तो उसके बाद में अगर आगे कोई अ स्वर आया है तो उस अ का क्या बन जाता है? अवग्रह बन जाता है। तो वैसा ही इसी में होता है। पूर्व रूप वाला नियम यहाँ लगेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब ओ बना है और उसके बाद में आगे ये जो अ है, इस अ का क्या बन जाएगा? अवग्रह। तो शिवः धन अर्षि क्या बन जाएगा? शिवो अर्षि। रामः धन अस्ति, तो रामः पदांत विसर्ग से पूर्व में भी अ और बाद में भी अ, तो विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा? ओ, तो हो जाएगा रामो। आगे ये जो अ है इसका बन जाएगा अवग्रह, तो क्या बन जाएगा? रामो अस्ति। आगे कह धन अपि क्या बन जाएगा? को अपि। विसर्ग के पूर्व में भी अ और आगे भी अ, और अ का क्या बन जाएगा? अवग्रह, तो बन जाएगा रामो, सॉरी को अपि। सहधन अपवाद क्या बन जाएगा? सो अपवाद। कहद सहधन अपि सो अपि। प्रथमः धन अध्याय प्रथमो अध्याय। रामः धन अवदत रामो वदत। तो विद्यार्थियों इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि अगर जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर ओ बनेगा और बाद में दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण अ है उस अ का क्या बनाना है? अवग्रह बनाना है। तो इस तरीके से अपना ओत्व संधि का पहला सूत्र पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे दूसरा सूत्र। तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं दूसरे सूत्र की। तो इसका दूसरा सूत्र क्या है देखिए। तो दूसरा सूत्र है हसी च। हसी च, च का मतलब है और अगर हज प्रत्यार, हसी का मतलब हस प्रत्यार आया है तो भी विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा? ऊ बनेगा, जो अपने से पूर्व अ के साथ में जोड़ करके ओ में बदल जाएगा। तो क्या है? अपलुताद परस्य रो ऊर्ष्यात हसी परी, यानी कि अगर रो का मतलब है विसर्ग, विसर्ग से पूर्व क्या हो? अपलुताद, अपलुताद का मतलब है अ। तो पदांत विसर्ग से पहले अगर अ है और उसके बाद में अगर हस प्रत्यार का कोई वर्ण है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? उ। हस प्रत्यार का मतलब क्या है? हस प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो वो देखिए। तो हसी या हस, इसका मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या य व र ल और ह, इनमें से कोई वर्ण है तो वह हस प्रत्यार का वर्ण है। तो देखिए आगे हिंदी में क्या है। यदि विसर्ग के पहले हर्षव अ हो और विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य व र ल ह, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा, जो अपने से पूर्व वाले अ के साथ मिलकर ओ बन जाता है। सीधी सी बात है विद्यार्थियों, इधर देख लीजिए क्या है कि अगर पदांत विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में क्या है? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, और या फिर य व र ल और ह, इनमें से कोई वर्ण है, तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग का क्या बनेगा? ऊ बनेगा। क्या बनेगा विद्यार्थियों? विसर्ग के स्थान पर ऊ बनेगा। और ये जो ऊ है, ये ऊ अपने से
पहले जो अ है इस अ के साथ में जुड़ करके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर पदांत विसर्ग और उससे पहले अ और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य व र ल ह इनमें से कोई भी एक वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, रामः धन हसति, तो पदांत क्या है, विसर्ग और इससे पूर्व क्या है, रामः म यानी अ और आगे क्या है, ह, तो विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा, उ बनेगा और पूर्व ये जो म के साथ में अ है उसके साथ में जुड़ करके क्या बन जाएगा, ओ। तो रामः धन हसति क्या बनेगा, रामो हसति। अगला है बालः धन लिखति, तो पदांत विसर्ग के बाद में क्या आया है, ल, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ, तो क्या हो जाएगा, बालो लेखति। मनः धन रथ, तो पदांत विसर्ग के बाद में क्या है, र, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ, तो मनः धन रथ क्या बनेगा, मनोरथ। इसी तरह मनः धन हर, तो पदांत विसर्ग के बाद में क्या आया है, ह, तो विसर्ग का क्या बनेगा, ओ, तो हो जाएगा मनोहर। इसी तरह शिवः धन वंद्य, तो पदांत विसर्ग के बाद क्या है, व, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, बन जाएगा शिवो वंद्ये। नमः धन नमः, तो पदांत विसर्ग के बाद में क्या है, न यानी किसी वर्ग का पंचम वर्ण है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा नमो नमः। यशः धन गाता, पदांत विसर्ग के बाद ग किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, तो बन जाएगा यशो गाता। यशः धन दा, पदांत विसर्ग के बाद में क्या है, द किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो विसर्ग का क्या बनेगा, ओ, और हो जाएगा यशोदा। तो इसी तरीके से विद्यार्थियों अपनी ये उत्व संधि पूरी हो गई।